ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि कौन सा हमको पढ़ना है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाए, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर पर भी एक क्वेश्चन तो आना ही है, एक आएगा पब्लिक रेवेन्यू पर, एक आएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर पर, दो यूनिट ही अलग अलग है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर पर एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्लासिफिकेशन, ना आए तो अच्छा है बट आ जाए ये भी आ सकता है। और तीसरा क्या आ सकता है, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो मैं इन दोनों चीजों को शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत आसानी से मैं प्रेजेंटेशन के साथ चलूंगा। आई विल स्टार्ट विद प्रेजेंटेशन। लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन। हमें जरूरत क्या है भाई क्लासिफिकेशन पढ़ने की, हमको क्लासिफिकेशन पढ़ने की जरूरत है क्या, दिस इज व्हाट आई विश टू स्टडी। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन पढ़ने की क्या जरूरत है। स्क्रीन आ गई। तो हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन, हम क्यों क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, वर्गीकरण से क्या फायदा है। एक्चुअली वर्गीकरण का कोई फायदा नहीं, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के नेचर एंड इंपैक्ट को समझ सकते हैं। अगर हमने क्लासिफिकेशन ठीक से पढ़ा है तो फ्यूचर में भी हम बहुत सारी चीजें जान जाएंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की प्रकृति क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कौन सा था, सेकंड क्वेश्चन ये था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या प्रभाव पड़ता है एक अर्थव्यवस्था पर। तो क्लासिफिकेशन अगर ठीक से थोड़े बहुत भी याद रहेंगे तो आपको आंसर लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैंने आपसे कहा कि मैं 5 पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ाऊंगा मैंने इसका उत्तर भी दिया। एक बताया कोहेन एंड प्लेहन, ये सारे के सारे डाल्टन के बाद के हैं। मैं आपसे फिर बता दे रहा हूं कि ये जो है ये सब डाल्टन के बाद के एक्सपेंडिचर्स हैं, और इन्होंने जो एक्सपेंडिचर है उसका आधार कुछ और रखा है। ये आपको समझने में बड़ा सरल हो जाएगा। इन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर को 4 भागों में बांटा है, लेकिन सबसे ऊपर लिखिए आधार, बेनिफिट। इनके क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, बेनिफिट, किसको लाभ मिलेगा किसको लाभ नहीं मिलेगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को इन्होंने भी कितने हिस्सों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। बड़ा सिंपल समझ में आने लगेगा और इससे काम भी बन जाएगा आपका आराम से। आधार का मतलब, पब्लिक एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होता है जो सबको लाभ पहुंचाता है, एवरीवन। अब जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या लिखा, डिफेंस। तो ये बात है पक्का कि जो डिफेंस है वो तो पूरे देश का है। तो देश में जितने नागरिक हैं, अगर विदेशी आक्रमण होगा या विदेशी आक्रांता हमारे घर आएंगे तो हमको निश्चित रूप से सबको लाभ मिलेगा, एक बराबर लाभ मिलेगा। तो ऐसा पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सबको लाभ पहुंचाता है उसे हम क्या कहते हैं, फायदेमंद, या देश के लिए सबको लाभ पहुंचाने वाला। एग्जाम्पल हमारे सामने है डिफेंस। दूसरा ऐसा होता है कि कुछ को लाभ पहुंचाता है, डायरेक्ट, कुछ को, अब यहां डायरेक्ट शब्द लिखना भूल गए, सबको डायरेक्ट लाभ, कुछ को डायरेक्ट, बाकी सबको इनडायरेक्ट। लाभ तो पहुंचा रहा है, लेकिन लाभ किसको मिल रहा है, किसी को तो डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन बाकी लोगों को भी इनडायरेक्ट मिल रहा है। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज किस लिहाज से है, जैसे उदाहरण के लिए सिंपल समझ लीजिए, मान लीजिए कि किसी के घर चोरी हुई, तो चोरी हुई, पुलिस आई और पुलिस ने किसको फायदा पहुंचाया, जिसके घर चोरी हुई इसका माल पकड़ा और उस आदमी को लाभ पहुंचा दिया। तो डायरेक्ट लाभ पुलिस से किसको मिला, कुछ लोगों को। कहीं पर कोई किसी को मार रहा था, पीट रहा था, पुलिस ने उसको बचाया या सजा दिलाई, तो डायरेक्ट लाभ क्या हुआ, उस आदमी को। लेकिन इससे क्या होता है कि समाज में सब लोगों को यह विश्वास रहता है कि अगर हमारे संग होगा तो हमें भी तो लाभ मिलेगा। तो बेनिफिट इज डायरेक्ट टू सम पर्संस एंड अदर्स आर इनडायरेक्टली बेनिफिटेड, है ना। अब यहां पर एक और आएगा, कुछ वर्गों को
विशिष्ट डायरेक्ट लाभ, बाकी सबको इनडायरेक्ट। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे हमने कहा वृद्धावस्था पेंशन, तो आज जो वृद्ध हैं उन्हीं को तो ये पेंशन मिल रही है ना। वृद्धावस्था पेंशन किसको मिल रही है? कुछ वर्गों को विशिष्ट है लेकिन डायरेक्ट है। लेकिन हम भी कल बूढ़े होंगे, हम भी इसमें आ सकते हैं, आज तो इसमें नहीं शामिल है, बट वी कैन गेट द एडवांटेज एट ए लेटर स्टेज, है ना। अब अंतिम क्या है? केवल कुछ वर्गों को लाभ, उसमें हम आ भी नहीं पाएंगे, है ना, लेकिन केवल कुछ वर्गों को लाभ मिल रहा है। जैसे हमने एससी के लिए कोई स्कीम जारी कर दी, दिव्यांग के लिए कोई स्कीम जारी कर दी, तो हमको दिव्यांग थोड़ी बनना है, हम एससी थोड़ी बन सकते हैं, हम एसटी थोड़ी बन सकते हैं। ये जो है विधवा पेंशन, हमको ये बनना भी नहीं, लेकिन कुल मिलाकर केवल कुछ वर्गों को लाभ मिल रहा है। समाज को ऐसा नहीं कह सकते अब प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ तो मिल ही रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, अब ये है जैसे हमने कहा कुछ को डायरेक्ट, है ना, एजुकेशन। अब देखिए एक लाभ किसको मिल रहा है? जो क्लास में पढ़ रहा है। इस समय सबको थोड़ी लाभ मिल रहा है, जो 40 साल का हो गया उसको थोड़ी लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा। हेल्थ, तो एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस किस में आ गया? मेरिट गुड किस में आ गए? नंबर बी में। पब्लिक गुड्स किस में आ गए? नंबर ए में। और जो 3 और 4 हैं वो कुछ विशेष वर्गों को मिलता है, सबको मिल सकता है, और कुछ वर्गों को ही चाहिए क्योंकि सोशली वो मार्जिनलाइज्ड हैं, हम वैसे मार्जिनलाइज्ड नहीं बनना चाहते। तो ये एक वर्गीकरण है। अब मैं एक चीज यहीं पर बता देता हूं, वो सारे वर्गीकरणों में लिख देना कि जो भी क्लासिफिकेशन आप करेंगे, जो भी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण आप करेंगे, वो ना तो वाटर टाइट और ना तो स्पेसिफिक हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। कोई भी जो वर्गीकरण आप करेंगे वो कोई अच्छा वर्गीकरण होगा जरूरी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि अच्छा वर्गीकरण होगा। क्यों? ए और बी में कैसे अंतर करें, बी और सी में कैसे अंतर करें? जैसे कायदे से अगर देखा जाए तो डिफेंस का लाभ, जो बिल्कुल ही गरीब आदमी है जिसको खाने को नहीं है, कुछ नहीं, उसको डिफेंस से क्या मतलब? अरे कोई राजा बने, हमसे क्या मतलब भाई, हम तो भूख भिखारी है, भीख के रूप में काम करते रहते हैं, हमको कोई लाभ नहीं मिलता। तो हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज ए कंप्लीट क्लासिफिकेशन, जो भी हम बताएंगे वो क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, ये हर क्लासिफिकेशन की आलोचना है। यानी जितने भी होंगे वो कैसे होंगे? सैद्धांतिक, सामान्य तौर पर इनमें व्यवहार की समस्या कम होगी। तो एक वर्गीकरण जिसमें 4 भागों में बांटा गया, किसने दिया है? कोहन एंड प्लेहन ने। अब हम लोग आते हैं फिर दूसरे वाले पर, दूसरा वाला किसने दिया है? अब हम लोग शुरू करते हैं, दूसरा वाला दिया है निकलसन ने। ये 2 को मैंने कहा था मैं जरूर पढ़ाऊंगा क्योंकि इनका तरीका थोड़ा बेहतर है, मैं बाकी भी पढ़ाऊंगा, डाल्टन, एडम स्मिथ, मेहता। सर क्या हुआ सर, बेनिफिट का सेकंड पॉइंट फिर से रिपीट कर दीजिए। बेनिफिट टू सम डायरेक्टली एंड अदर्स आर बेनिफिटेड इनडायरेक्टली। समझे आप? हमने एजुकेशन पर खर्च किया, हेल्थ पर खर्च किया, ठीक है ना। तो जब हमने हेल्थ पर खर्च किया, क्या बनाया? हॉस्पिटल बनाया। हॉस्पिटल में क्या भारत के सारे आदमी एडमिट होंगे? नहीं, बहुत से लोगों को हो सकता है जीवन भर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो अगर उनको हॉस्पिटल में नहीं जाना है तो उनको क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ? हेल्थ के जो लोग गए उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिला, इनडायरेक्ट पूरे देश को फायदा मिला। अगर आपने शिक्षा प्राप्त की तो आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो पूरा देश अगर शिक्षित होगा, पूरा देश अगर स्वस्थ होगा, तो भी हम लोगों को एक दूसरे को फायदा होगा, हम दूसरे को बीमारी नहीं कर पाएंगे। कोरोना में क्या कर रहे हैं? सबको टीका लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? ताकि भाई हमसे कोई दूसरा बीमार ना होने पाए। तो इनडायरेक्टली सबको फायदा होगा, डायरेक्टली उनको फायदा हुआ जिनको दवाई मिली। लेकिन अगर उनको प्लेग नाम का रोग हुआ था, उनको कोई छूत का रोग हुआ था, उस रोग को फैल भी सकता था। अगर वो कमजोर हो गए, बीमार हो गए, तो उनके परिवार को नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि फायदा टू सम डायरेक्टली तो कुछ को ही लाभ मिल रहा है, इनडायरेक्टली बहुत से लोगों को लाभ मिल रहा है। चलिए
अब वी कम टू निकलसन। निकलसन जो है इसको बांटते हैं एक और आधार पर, उस आधार क्या, रेवेन्यू, सरकार को मिलने वाला राजस्व, सरकार को मिलने वाला राजस्व। सरकार खर्च तो करती है, सरकार को तो खर्च करना ही करना है, लेकिन किसको फायदा मिलेगा, सरकार को किससे पैसा वापस मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा, इसको समझने की कोशिश करें। जैसे उदाहरण के लिए सरकार ने 4 प्रकार के खर्च किए। खर्च नंबर 1, ऐसा खर्च जिसपे सरकार को 0 रिटर्न या नो रिटर्न, मिलना ही नहीं, पैसा एक भी नहीं मिलना, 0 पैसा मिलना है, चाहे कुछ हो जाए। हमने युद्ध पर बड़ा भारी खर्च कर दिया, बहुत नष्ट हुआ, देश का गोला बारूद नष्ट हुआ, लोग नष्ट हुए, वर्दियां नष्ट हुई, सब हुआ, लेकिन सरकार को क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल तनिक सा भी नहीं मिला। नो क्यों प्रो क्यों, कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। दूसरा हिस्सा किसको हमने पढ़ाया है, अलग से पढ़ाया है, सरकार को बहुत मामूली रिटर्न प्राप्त हुआ, जिसको हमने क्या कहा था, फीस, शुल्क। सरकार कितना खर्च करती है, सरकार ने मान लीजिए खर्च किया 2000 करोड़ रुपए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे, सरकार को कितना वापस मिला, मान लीजिए 200 करोड़ रुपए। हॉस्पिटल बनाकर दवाइयां दे रहे हैं, खर्च किया 1000 करोड़ रुपए, 5 रुपया का पर्चा बनवा के मिला हमें 1 करोड़ रुपए, इसको हमने क्या कहा था, फीस। ये जो हमने खर्च किया उससे कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ, बहुत ही कम रिटर्न प्राप्त हुआ, बहुत ही कम, या बल्कि फीस की जगह इसको, एजुकेशन और हेल्थ की जगह इसको हम लोग और चीजों में भी देख सकते हैं। लेकिन इस यही मैंने बताया, वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन कम होगा, इसमें डायरेक्ट रिटर्न बहुत कम हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट रिटर्न बहुत हुआ। इसमें क्या हुआ, इनडायरेक्ट रिटर्न बहुत हुआ। तीसरी चीजों में हम लोग क्या चीजें शामिल करते हैं, सामान्य तौर पर हम लोग शामिल करते हैं फाइन एंड स्पेशल असेसमेंट्स, ये सब चीजें भी हम लोग शामिल करते हैं, असेसमेंट, इन सब चीजों को इसमें शामिल करते हैं, जिसमें हमें बहुत कम पैसा मिलता है लेकिन हम दुरुपयोग बहुत बचाते हैं। ये भी एक प्रकार का पैसा है कि सरकार अगर 100 रुपए खर्च करेगी तो हो सकता है हमको 35 वापस मिल जाए, 40 वापस मिल जाए, 50 वापस मिल जाए, बट रिटर्न जो है वो कैसा मिलता है, हम लोगों को थोड़ा बहुत डायरेक्ट रिटर्न भी मिलता है थोड़ा, और बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट रिटर्न भी मिलता है। अब इन दोनों में अंतर करना बहुत कम है। जैसे मैंने आपसे क्या बताया, म्युनिसिपैलिटीज हैं, ये क्या करती हैं, वाटर सप्लाई करती हैं, या बहुत सारी तरह की और चीजें आपको देती हैं। अब ये जो खर्च करती हैं आपके ऊपर, इनसे आपसे कुछ पैसा भी लेती हैं, ऐसा तो है नहीं कि सर्विस तो आपको प्रोवाइड करती हैं और इस सर्विस के बदले में पैसा लेती है, लेकिन सर्विस के बदले में कितना इनको मुफ्त बांटना पड़ता है। बिजली है, खंभों पे लगा रखी है, एक भी पैसा नहीं मिलता, लेकिन जो हमारे घरों में आ रही है उससे पैसा मिलता है। नल हैं, सड़क के किनारे लगा रखे हैं, वहां पर तो कोई चार्ज नहीं कर सकते हैं। हमने किसी अपराधी को दंड दिया तो कितना सा दंड देंगे, बहुत कम, माने हमने उसे कारावास में रखा, उसके बदले में उसने कुछ उससे काम कराया, उसको भी कुछ पैसे दिए, हमको भी कुछ पैसे मिल गए, बट दिस इज वेरी वेरी लेस। अब इन दोनों का अंतर बड़ा क्लियर नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि दोनों में हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए कि डायरेक्ट रिटर्न्स आर वेरी लेस, इनडायरेक्ट रिटर्न्स आर वेरी मच। लेकिन यहां पर डायरेक्ट रिटर्न्स थोड़े ज्यादा हैं, यहां पर डायरेक्ट रिटर्न्स थोड़े कम है, बस इनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और जो डी है वो क्या है, प्राइसेस एंड प्रॉफिट्स, यानी जहां पर हम जितना पैसा लगाते हैं उससे उसके बराबर या कम से कम उतना ही पैसा पाए जाते हैं। रेल आपको चढ़ाया, किराया लिया, कितना किराया लिया, जितना कम से कम हमारा खर्च हुआ, हम इससे कम नहीं लेते। बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, इनसे जितना हम आपको देते हैं सुविधा, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं या उसके बराबर भी ले सकते हैं। तो हम लोग बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब फिर देखिए रेलवे में भी वही बात कर ले, अब रेलवे से पूरा पैसा वसूल करते हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से, है ना। अब हमारी तरीका क्या है, इसे हम लोग एक नया शब्द पढ़ सकते हैं, क्रॉस सब्सिडी। अब क्या है कि हमने रेलवे में चलाया तो जनरल क्लास वालों के लिए बड़ा कम टिकट रखा और AC1 वालों के लिए बहुत ज्यादा टिकट रखा।
पैसा पूरा लेना है लेकिन इनको सब्सिडी दे दिया, इनसे ले लिया, लेकिन पूरा पैसा ले लिया। यहां पर क्या है, हाईली सब्सिडाइज्ड। यहां पर क्या है, लगभग कंप्लीटली सब्सिडाइज्ड। यानी सारे का सारा हम लगा रहे, आपसे केवल दुरुपयोग रोकने के लिए पैसा ले रहे हैं। दुरुपयोग करने पर या स्पेशल असेसमेंट करने पर आपसे कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे रहे हैं। और प्राइसेस ऑफ प्रॉफिट्स में पूरा का पूरा पैसा आपसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली या सब्सिडाइज रूप में। यानी किसी को सब्सिडी दे रहे हैं तो किसी से ज्यादा पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिसे हमने कहा था निकलसन का तरीका। अब हम लोग आ जाते हैं एडम स्मिथ यानी फादर ऑफ द नेशन के ऊपर। एडम स्मिथ ने जो खर्चे बताए थे उनको 3 हिस्सों में बांटा था। पहले हिस्से को उन्होंने कहा कंपल्सरी, दूसरे को इन्होंने कहा बिजनेस, तीसरे को इन्होंने कहा ग्रोथ। पब्लिक एक्सपेंडिचर कंपल्सरी, बिजनेस पर, ग्रोथ पर। अब देखिए ये डेफिनेशन ठीक है, अच्छी डेफिनेशन है, हम इसको बार बार नहीं कह रहे हैं कि अच्छी डेफिनेशन नहीं है। मतलब कि बिल्कुल वही आ गया, कंपल्सरी माने पब्लिक गुड्स, कंपल्सरी माने पब्लिक गुड्स, यानी इसमें सारी की सारी पब्लिक गुड्स पर होने वाला खर्चा, डिफेंस आ गया, रोड्स आ गया, इस तरह की चीजें आ गई। बिजनेस माने जो एक तरीके से व्यवसाय के रूप में सरकार कर रही है लेकिन करना जरूरी है, इनको हमने क्या कहा, मेरिट गुड्स। इसमें सरकार को पैसा इसलिए लगाना चाहिए कि जितना लगाएगा उतना वापस भले ना आए, लेकिन इनसे लाभ पूरे देश को ज्यादा है। और ग्रोथ माने लुकिंग फॉर द फ्यूचर। इसमें हम क्या चीजें करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर खर्च कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप जान लीजिए कि एडम स्मिथ तब लिख रहा है जब हमारे हिसाब से पब्लिक फाइनेंस का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता था। अब मैं 2 बीच में और बता दे रहा हूं छोटे छोटे अच्छे से, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। डाल्टन का बताते हैं। डाल्टन 2 भागों में बांटते हैं, परचेज प्राइस क्रय मूल्य एंड ग्रांट्स अनुदान। इसे क्या कहेंगे, क्रय मूल्य और अनुदान। अब ये भी बिल्कुल नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, सरकार को बहुत सारी सेवाएं खरीदनी पड़ती हैं, उसका भुगतान करना पड़ता है। शिक्षक रखेंगे, पेमेंट करना पड़ेगा, सिपाही रखेंगे, पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या है कि सरकार जितने प्रकार की सेवाएं लेगी उनसे सेवाएं दिलवाएगी, उसको खरीदेगी। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य माने ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके बदले में सरकार को क्रय करने का पैसा देना पड़ता है। एनी काइंड ऑफ सर्विस, है ना, एनी काइंड ऑफ सर्विस, वेदर इट इज डिफेंस सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, जो भी सरकार की मर्जी है। क्रय मूल्य का मतलब क्या है, जहां पर सरकार मूल्य अदा कर रही है, मूल्य अदा कर रही है माने परचेज कर रही है। और ग्रांट माने जहां पूरा खर्च कर दे रही है, जिसका हिसाब कुछ लेना ही नहीं, देना ही नहीं, वो पूरा का पूरा सरकार का व्यय है, वो बिल्कुल नहीं करना है। एक्चुअली उनका मतलब क्या है, ये टैक्स है एक तरीके से। ये क्या है, टैक्स, जिसके बदले में सरकार को कुछ नहीं देना है। और ये क्या है, क्यों प्रो क्यों, आपने सर्विस आपको दे रहे हैं और आपसे पैसा भी ले रहे हैं, तो आपको सर्विस के बदले में जो मिल रहा है उसको क्यों प्रो क्यों कहते हैं, लेना और उसी के हिसाब से देना। ये क्या हो गया, क्यों प्रो क्यों। हमने आपको सर्विस प्रोवाइड की और आपसे पैसा ले लिया, लेकिन हमने सर्विस प्रोवाइड की और पैसा नहीं लिया। वो पैसा कहां से आएगा, वो टैक्स के माध्यम से आएगा। तो डाल्टन का क्लासिफिकेशन एक डिफरेंट तरह का क्लासिफिकेशन है। ये बिल्कुल विशिष्ट क्यों है, क्योंकि इसमें एक अंदाज उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की है कि सरकार करती है या 2 प्रकार से लोगों की मदद करती है। उनको सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन जब सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसके बदले में उनसे पैसा भी लेती है। यानी लोगों को सरकार की सेवा खरीदने के बदले में क्या देना पड़ेगा, क्रय मूल्य। आपको सर्विस परचेज करनी पड़ेगी, यू हैव टू परचेज द सर्विस। यानी जो सब देश की जनता है, अगर उसको सरकार से सेवा लेनी है तो भैया सेवा का मूल्य दीजिए। तो जैसे हमने वाटर सर्विस म्यूनिसिपैलिटी से ली तो वाटर का पेमेंट करिए, बिजली ली तो बिजली का पेमेंट करिए। तो ये सारी चीजें कौन सी हैं, जहां पर हम क्रय मूल्य अदा करते हैं। वी हैव टू पे फॉर दी
गवर्नमेंट सर्विसेज। कुछ ऐसी सरकार की सेवाएं हैं जो बिल्कुल अनुदान के रूप में आपको दी गई हैं, उसके बदले में सरकार आपसे कुछ भी वसूल नहीं करती। वो आपको टैक्स के माध्यम से सरकार आपसे पैसा लेती है, धनियों से पैसा लेती है, किसी और से पैसा लेती है और आपके ऊपर खर्च कर देती है। तो डाल्टन का थोड़ा हमको थोड़ा जैसे उन दोनों का विस्तार से लिखना है, इस तरह डाल्टन का थोड़ा विस्तार से लिखना है। और थोड़ा मैंने कहा था कि जेके मेहता साहब का भी थोड़ा विस्तार से लिखने की आवश्यकता है। अब उन्होंने इसे जो बांटा था बड़ा बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको जरा हम लोग समझ नहीं पाते ठीक से। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट माने स्थायी या स्थिर, वेरिएबल माने परिवर्तनशील। अब ये तो आप लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब तो आपने समझा ही हुआ है ना। वो कहते एक तरीके से परिवर्तनशील और स्थिर, इनका मतलब आपको BA1 में समझाया गया है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? सरकार कुछ चीजों में एकदम से फिक्स्ड पैसा खर्च कर देती है ना। फिक्स्ड माने वो कंप्लीट हो गया, उसको कुछ करना नहीं। हमने एक रोड बना दी, अब जब हमने रोड बना दी तो इस पर फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट आ गई तो इसके बाद अब सरकार को कुछ नहीं करना। ये अब सरकार का कौन सा खर्चा? फिक्स्ड, यानी इस पे टोटल मात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता, मात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता। वेरिएबल यानी जिसमें मात्रा का प्रभाव पड़ता है। बिजली का उत्पादन, ज्यादा बिजली चाहिए तो ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगी, ज्यादा पानी चाहिए तो ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगी, ज्यादा एजुकेशन चाहिए तो ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगी, यानी आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब देखिए अंतर अगर हम देखें तो इसको भारत सरकार से जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन अंतर कितना कम है जरा उसको सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। हमने एक पोस्ट ऑफिस बनाया, ये 10 गांव के बीच में है और इस गांव में 1000 चिट्ठियां आती हैं और एक आदमी को हमने रख दिया। तो एक आदमी एक पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग, 1000 लोगों की चिट्ठियां 10 गांव तक बांटता है। अब मान लीजिए कि चिट्ठियों की संख्या बढ़कर हो जाए 5000 और ये आदमी ना बांट पाए, तो हमको क्या रखना पड़ेगा? दूसरा आदमी। अब ये क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। पहला आदमी कांस्टेंट कॉस्ट, दूसरा आदमी वेरिएबल कॉस्ट। नहीं, अगर इस ढंग से परिभाषा करेंगे तो फिर फंस गए। फंस क्यों गए? क्योंकि ये चिट्ठियों की संख्या तो घट बढ़ सकती है, गांव की संख्या तो घट बढ़ सकती है, इसलिए डाकियों की संख्या वेरिएबल। पहला वाला भी वेरिएबल, दूसरा वाला भी वेरिएबल। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस बन गया, वो पोस्ट ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो फिक्स्ड कॉस्ट। इसको मैं क्यों इस रूप में समझा रहा हूं, इसका एग्जाम्पल मैंने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि अगर सरकार का खर्चा जवाब देखेंगे तो कुछ लिखेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू माने जो चलता ही रहता है, हमेशा होता ही रहता है, लोगों की तनख्वाह बटेगी बटेगी। सैलरी पेंशन क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो सरकार बिल्डिंग बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, ये ड्यूरेबल कैपिटल क्रिएट करती है, ये कौन सी? ऐसा नहीं कि इसमें खर्च नहीं होता, मरम्मत का खर्च वगैरह होता है, लेकिन हम इसको किस में रखते हैं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो उन्होंने तरीका निकाला था, उससे पूरी दुनिया में जब हम बजट पढ़ते हैं तो राजस्व खाता और पूंजी खाता लिखते हैं। पूंजी खाता माने जो बदल नहीं रहा है, लेकिन परिभाषा उन्होंने किसकी तरीके से दी, थोड़ा फर्क है। उनकी जो परिभाषा है वो ये है कि जिसमें मात्रा के आधार पर परिवर्तन हो उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। और जिसमें मात्रा के आधार पर परिवर्तन ना हो तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। अब सीधी सी बात है कि इस तरीके से अगर लॉन्ग रन में देखें तो कोई भी कांस्टेंट खर्च नहीं आएगा। एक पोस्ट ऑफिस से काम चल रहा था, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में बहुत सारे पोस्ट ऑफिसों की जरूरत पड़े तो वो भी वेरिएबल, क्योंकि अगर मात्रा बढ़ती जाएगी चिट्ठियों की तो वो भी वेरिएबल हो सकता है, बैंक भी वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन परिभाषा का मतलब यही है, ड्यूरेबल कैपिटल जो कई वर्षों तक काम आए वो फिक्स्ड है, और जिसमें हर समय रिकरिंग खर्च हो उसे वेरिएबल कहते हैं। अगर इसके अलावा आपको पढ़ना हो तो 2 और पढ़ सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक जैसे मिसिस जॉन रॉबिन्सन की आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जॉन रॉबिन्सन ने पब्लिक फाइनेंस पे बहुत काम किया है। और अगर आप चाहें तो फिंडले शिराज की पढ़ सकते हैं। मैं बहुत सारी नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरा एक और काम आज बचा हुआ है, थोड़ा सा वो भी बता दूं। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्लासिफिकेशन आते नहीं, लेकिन वो 5 देने जरूरी है। अब जो बचा हुआ है काम वो भी जरा समझ लें।
पब्लिक एक्सपेंडिचर का इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। और हमने कहा, इसीलिए मैंने पढ़ाए आपको, क्लासिफिकेशन भी इसीलिए पढ़ाया ताकि आपको दोबारा ये काम करने की समस्या ना आए या दोबारा इस प्रकार की प्रॉब्लम्स ना आए। जरा समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट वी आर सेइंग इज, मतलब क्या है इससे मतलब ये है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पर जब आप खर्च पढ़ने किताबों की तरफ से ढंग से आप दीजिए, माइक्रो लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मैक्रो लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि माइक्रो BA1 में पढ़ चुके हैं, मैक्रो BA2 में पढ़ चुके हैं, तो हम अगर ऐसे क्लासिफाई कर लेंगे तो बड़ा अंतर पड़े। एक इंडिविजुअल, जब हम इंडिविजुअल पर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो जाएंगी, इनकम, एक्सपेंडिचर, तीसरी चीज अपने आप क्या आ जाएगी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। अब पढ़ने का सिंपल तरीका, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि डिफेंस पर हो रहा है, तो इससे माइक्रो की आमदनी या व्यय पर क्या फर्क पड़ने वाला है, जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि डिफेंस पर खर्चा बढ़े या घटे, न मेरी आमदनी प्रभावित हो रही है, न मेरा व्यय प्रभावित हो रहा है, और न मेरी बचत प्रभावित हो रही है, और न मेरा निवेश प्रभावित हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग, इससे मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। लेकिन अगर खर्च हो रहा है मान लीजिए एजुकेशन पर, सरकार बढ़िया सस्ती अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर देती है, या बढ़िया अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर देती है, या बढ़िया अच्छा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर देती है। अब जरा ध्यान से, मैंने कुछ एग्जांपल लिए, बहुत सारे एग्जांपल अपने मन में जोड़ते चले जाइए, आपको पता चलते चले जाएंगे। अगर हम लोग इन चीजों के बारे में देखें तो हम, एक आदमी को तो अपने बच्चे को एजुकेशन दिलानी ही दिलानी है, तो अगर एजुकेशन उसको किसी बड़े से स्कूल में दिलानी हो, मान लीजिए कोई बढ़िया, कोई सेंट के आगे कोई नाम लिख दीजिए, इस स्कूल में पढ़ानी हो, 3,000 रुपए महीने फीस हो, और यहाँ पर बुक्स और बाकी चीजों खर्चा मिलाकर 5,000 रुपए महीने हो रहा है। अगर यही एजुकेशन हम गांव के, शहर के सभी स्कूलों में अच्छे टीचरों के माध्यम से दिला सकें तो हमारी एक्सपेंडिचर घटेगा। इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन एक्सपेंडिचर घटेगा। एक्सपेंडिचर घटेगा तो अब हम या तो सेविंग कर सकते हैं या अपना एक्सपेंडिचर कुछ अन्य वस्तुओं पर कर सकते हैं, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि हमने जो खर्च किया है पब्लिक एक्सपेंडिचर में, उससे हमारी सेविंग बढ़ती है कि नहीं, उससे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है कि नहीं, उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकती है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे इनकम नहीं बढ़ सकती, इससे इनकम भी बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है? मान लीजिए सरकार पब्लिक सेक्टर यूनिट लगा रही है, सरकार मान लीजिए कोई बड़े से कारखाने लगा रही है और निश्चित रूप से यहां तनख्वाहें बांटी जा रही हैं, हमारी इनकम बढ़ सकती है। किसानों के लिए सम्मान योजना शुरू की जा रही है तो हमारी इनकम भी बढ़ सकती है। विधवा पेंशन दी जा रही है तो हमारी इनकम भी बढ़ सकती है। अब सवाल है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर किस पर कितना हो रहा है, इससे डिपेंड करेगा कि माइक्रो में एक आदमी यानी इंडिविजुअल्स की इनकम और एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ सकता है, जीरो प्रभाव भी पड़ सकता है, और शायद नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। सवाल फिर से उठता है, क्या इनकम बढ़ने से हमेशा फायदा ही होगा? देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम लोग अजीब ढंग से न लिखें, लेकिन कम से कम मेहता साहब वगैरह को देखें। हमने क्या किया कि पैसा बचा लिया। कैसे बचा लिया? सरकार ने फ्री पैसा बांटना शुरू कर दिया। किसको? चलिए किसानों को। अब किसान की जेब में 6,000 रुपया आया, वो पैसा जो उसके लिए मान लीजिए कि बहुत जरूरी था, लेकिन उसने सोचा कि ये पैसा तो मिला है मुफ्त। अगर पैसा मुफ्त मिला है तो दारू की दुकान पर जाने में क्या नुकसान है? सवाल है कि उसका भी तो एक फायदा हो सकता है कि भाई मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रहा हूं। अच्छे किस्म की सिगरेट पीने के लिए क्या कर सकता हूं? देखिए, बेरोजगारी भत्ता जो है सरकार देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन सरकार को बेरोजगारी भत्ता कितना देना चाहिए? मैं इन चीजों को आपको बिल्कुल डेली लाइफ से जोड़ के दिखा देता हूं।
मान लीजिए सरकार 500 रुपया डेली मतलब आपको बेरोजगारी भत्ता दे दे, भाई आप बेरोजगार हैं, 500 रुपया आपको मिल रहा है, तो आप किताब भी खरीदेंगे, आप नए फॉर्म भी भर पाएंगे। लेकिन अगर आपको सरकार 15,000 या 20,000 देने लगे तब फिर क्या होगा? तो फिर आप क्यों नौकरी करना चाहेंगे? भाई 20,000 रुपया में मेरा आराम से खर्चा चल रहा है, खूब बढ़िया ठाट से खा रहा हूं, व्हाई शुड आई डू इट? है ना? एक कंसेप्ट है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट है। मेलीब्रू सर्फर, सर्फिंग एक प्रकार की क्रिया होती है, मेलीब्रू एक किस्म की जनजाति या जाति है। अमेरिका वगैरह में ये बात बहुत की गई कि जो बेरोजगार होता है उसको सरकार एक बेरोजगारी भत्ता देती है ताकि वो आराम से जीवन यापन कर सके। अब मान लीजिए उसको बेरोजगारी भत्ता हमने भारत के हिसाब से 20,000 दिया और हमको कहीं 25,000 रुपया की टीचिंग मिल रही है, जहां मुझे रोज जाना है और रोज 6-5 घंटे पढ़ाना है, बड़ी मेहनत करना है। मैं इसको क्यों करूं जबकि ये मुझे मिल रहा है? यानी जबको मुझे इससे अच्छी आमदनी मिलेगी तभी मैं कहीं जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। क्या करूंगा? सर्फिंग करूंगा। सर्फिंग माने समुद्र की लहरों पर खेलना, माने टाइम वेस्ट करना। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग इसको भी हिसाब से समझने की कोशिश करें कि इनकम खाली बढ़ाने वाले जितने प्रोग्राम्स होते हैं वो सम्मान पूर्वक जीवन दे सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन ये भी है कि अगर आपने 2,000 दे दिया तो बेचारा अपना खर्चा चलाएगा कि बाकी काम कर पाएगा? हो सकता है सम्मान पूर्वक जीवन भी ना हो, लेकिन फिर ये भी हो सकता है कि अगर उसे ऐसी आदतें पड़ जाए तो देश का नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। वो दारू पीने लग जाए, या वो अस्वास्थ्य का काम करने लग जाए, या वो काम करने की इच्छा ही उसकी समाप्त हो जाए, तो देश की इनकम पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सदैव सरकार जो काम करती है उससे इंडिविजुअल पर हमेशा लाभ होगा, लेकिन 95% हम क्या मानते हैं कि आदमी क्या होता है? रैशनल, विवेकशील। विवेकशील आदमी को क्या करना चाहिए कि अगर उसका एक्सपेंडिचर कम हुआ तो उसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन हम तो ऐसा देखते नहीं है ना, कई बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेविंग इन्वेस्टमेंट हमारा भारत में मान लीजिए 24-25%, 26%, 27% चल रही है ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स। लेकिन हमारा देश के जीडीपी का 2 से 2.5-3% खर्चा दारू जैसी चीजों पर भी हो रहा है। अब वो तो पर्सनल चॉइस है, मैंने कल भी बताया था, कंज्यूमर की चॉइस को कम करना तो सरकार का काम नहीं होता। क्या होगा हम लोग नहीं जानते, लेकिन माइक्रो लेवल पर किस पर इफेक्ट पड़ता है? सेविंग पर, इन्वेस्टमेंट पर, इनकम पर, एक्सपेंडिचर पर, कंज्यूमर चॉइस पर, कंज्यूमर बिहेवियर पर। ये सारे प्रभाव किस पर पड़ते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर पर। मैंने क्या कहा था आपसे? जितना चाहें आप लिख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस एंडलेस होते हैं, इसलिए हम नहीं छूते। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क पड़ता है? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी वही बात आई, किस पर हम खर्च कर रहे हैं, है ना? अगर हम सड़कें अच्छी बनवा रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर हम बिजली बनवा रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। दोनों मिलेंगे तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट भी घटेगा, पॉवर्टी भी घटेगी, बहुत तरीके के इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ने वाले होंगे। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पर देखें तो इसके बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स भी पड़ सकते हैं, और पड़ते ही हैं, क्योंकि ग्रोथ को आजकल स्टिमुलेट करने के लिए तो सरकार बहुत एक अच्छा तरीका है। सरकार को ग्रोथ बढ़ाने के लिए ऐसे प्रयास करने चाहिए, सोशल ओवरहेड कैपिटल लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश को बड़ा फायदा हो। दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द थिंग्स। लेकिन सरकार बहुत सारा पैसा बम बनाने में भी खर्च कर सकती है, जिससे हमारा देश और दूसरे देश पर बड़ा असर पड़े। हम लोग इस बात को कई बार, कितनी दफे देख चुके हैं, इस चीज को हम लोग जानते हैं। वी सी इट कि अमेरिका की जीडीपी का करीब 8% केवल हथियार बनाने में खर्च होता है। उस हथियार से विदेशों से आमदनी भी उसे प्राप्त होती है, रिसर्च पर खर्च होता है, लेकिन दुनिया के लिए एक खतरा भी पैदा होता जा रहा है। हम लोगों ने एटम बम के या बाकी चीजों के दुरुपयोग भी देखे हैं। तो यहां पर भी डिपेंड करता है कि सरकार के जो आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर है मैक्रो लेवल पर, वो किस तरीके के हैं, उनसे क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। दैट ऑल्सो हेल्प्स ए लॉट। तो हम लोग इस वाले टॉपिक पर कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने पहले सावधानी बताई थी। मैंने क्या कहा था? एक्सपेंडिचर क्यों पर कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर समाज सेवा पर कर सकते हैं, शिक्षा पर कर सकते हैं। हम जिस पर करेंगे उसका प्रभाव दिखाई देगा। रिसर्च पर करेंगे तो अलग प्रभाव दिखाई देगा, हायर एजुकेशन पर करेंगे तो अलग प्रभाव दिखाई देगा। अब तो ऐसे कई मॉडल बन गए हैं, शायद बीए पार्ट 3 में नहीं, लेकिन आगे आएंगे तो पढ़ाए जाएंगे। ऐसे मॉडल बन गए हैं जो ये बताते हैं कि अगर हेल्थ और एजुकेशन पर ज्यादा खर्च किया जाए
तो सरकार के विकास की दर ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। ऐसे इंडिजिनस ग्रोथ मॉडल्स अब बहुत सारे बनाए जाने लगे हैं, मैनक्यू वगैरह ने बनाए हैं। बट यू कैन राइट ए लॉट ऑन दिस, है ना, आप जिस तरीके से चाहें इनके ऊपर बहुत सारा लिख सकते हैं। मैं आपको सुझाव केवल देता हूं, आप करेंगे तो अपनी मर्जी से क्या करना होगा, बट दिस इज हाउ आई थिंक यू शुड डू इट, कि आपको ये करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो आने वाले क्वेश्चन है उसको भी एक तरीके से खत्म कर दिया है। अब एक सवाल फिस्कल पॉलिसी पर या मॉनेटरी पॉलिसी पे बचा है, वो इतना सरल नहीं है कि मैं इसको यहाँ पर पढ़ा पाऊं, और देखेंगे एक हफ्ते बाद अगर हम लोगों को समय मिलेगा तो किसी दिन हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन जुड़ पाएंगे, या देखते हैं कि वहां पर कुछ और कर पाएंगे। दैट विल सी एट ए लेटर स्टेज। अभी तो हम इसकी बात नहीं कर सकते हैं, अभी तो हम आपको मूल मंत्र दे चुके हैं। स्पीड बढ़ाइए, कंटेंट और स्किल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इंक्रीज योर स्पीड ऑफ राइटिंग, राइट एवरी डे एट लीस्ट 10 पेजेस विदाउट ए लाइन्ड कॉपी। जिसमें लाइनें खींची हों ऐसी कॉपी पर मत लिखिए, क्योंकि ऐसी कॉपियां प्रायः कॉम्पिटिटिव में उसमें नहीं दी जाती। हाँ, तो उसके अलावा बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम में सब लोग 3rd ईयर में पहुंचे और भी अच्छी बात होगी। तो शुभकामनाएं आपके लिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों से मिल पाऊं ना मिल पाऊं, तो कम से कम सबको शुभकामनाएं दे देता हूं। थैंक यू सो मच। आकाश कुमार ने भी पहले कह दिया, राहुल ने भी कह दिया, निमिन, बहुत लोगों ने कह दिया। थैंक यू सर। अब कोई मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं है हम लोगों के सामने, या अभी कई दिमाग में हो तो पूछ लो, 1-2 सवाल नहीं है तो टाल जाए, अब खत्म करें। सब ने आज थैंक यू लिख दिया, ये कितनी अच्छी खुशी की बात है, क्या बात है। यू पीपल आर वेरी गुड। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सर। हाँ, शैल वी क्लोज नाउ। अब हम लोग आज बंद कर सकते हैं, देखेंगे भविष्य को तय करेंगे। भविष्य सर ऑफलाइन भी आइए हैं सर, ऑफलाइन में आइए सर। ऑफलाइन में तो मैं तो यूनिवर्सिटी जा ही रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन में BA2 का जो क्लास का टाइम है मेरे 9 से 10 नहीं पढ़ा सकता। मैं यूनिवर्सिटी 10:30 से पहले नहीं जाने वाला, चाहे जो हो जाए नहीं जाने वाला। किसी भी टाइम पढ़ा दीजिए। हाँ, किसी टाइम पढ़ाने के लिए कोई टाइम टेबल में टाइम ढूंढना पड़ेगा। दूसरे आदमी का क्लास होगा तो कहेगा मेरे क्लास में आप घुसे कैसे, हाउ कुड यू एंटर इनटू माय क्लास। तो देखना पड़ेगा ना, उसको टाइम टेबल में सेट करना पड़ेगा। देखना सर आपसे मिलने के लिए इतना अरेंज कर लेंगे सर। बहुत अच्छा है, सौमेन शुक्ला कह रहा है तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। हम किसी से कुछ नहीं कह रहे, एवरीवन इज वेरी गुड। सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। दिख जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा, सामने देखने में पढ़ाने में बड़ा अंतर पड़ता है। एक टीचर के संग संग ऑरा भी साथ में आती है, एक टीचर के संग संग उसकी ऑरा भी आती है। जब मुझे वहां सामने देखता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि ये सवाल आपको समझ में नहीं आया। कैसे पता चलता है? जब मैं आपको देखता हूं, आप मुझे घूर के वापस देखते हैं तो लगता आ गया, जब आप मुंह छुपाते हैं तो मुझे लगता है आपको नहीं आया। तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत फिर उसको दूसरे ढंग से पढ़ाते हैं, है ना। तो यहां पर तो न किसी को देख सकते हैं न किसी को जान सकते हैं, जो प्रश्न आप पूछते हैं बस उसी के बारे में बात कर पाते हैं। और बहुत सारे बच्चे हमारे, मैं सॉरी फॉर इट, बहुत सारे बच्चे हमारे क्वेश्चन पूछने में बहुत संकोच करते हैं। ऐसी जगहों से आते हैं जहां क्वेश्चन को पूछना मना किया जाता है। हम लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं। जितनी बेवकूफी का प्रश्न आप पूछेंगे उतना मेरे लिहाज से अकलमंदी का होगा। ए डे इन द रेन, आई हैव सीन यू ए डे इन द रेन। पता नहीं, गौतम गुप्ता कह रहा है कि अरे मैं बारिश सर्दी गर्मी में 5 बजे चाहे छतरी लेके चाहे जैसे घूमने निकलता ही हूँ भाई। मैं अपने 3 घंटे जो अपने रखता हूँ किसी को नहीं देता, तो मैं तो निकलता ही हूँ। आप मुझे कभी भी देख सकते हैं। मैं कोई बड़ा भारी आदमी थोड़ी हूँ, बहुत छोटा मोटा आदमी हूँ, हर समय घूमता रहता हूँ। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। तो वील मीट अगेन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।